Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing this chapter, Challenges of Nation Building. From this chapter, we are doing the previous year questions and some important questions. And in this regard, one of the important question is how did the reorganization of states take place in India after its independence? Explain. This question came in the year 2014, All India, and you will see that सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह मतलब जो आंसर सेम होंगे बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं लाइक यू कैन सी इन दिल्ली 2014 the question is what forced the Union Government of India to appoint the States Reorganization Commission in 1953. Mention its two main recommendations. Name any four new states formed after 1956. तो इसमें भी मोरलेस वही चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट वाला थोड़ा जो क्वेश्चन हमने देखा पहले, हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस. तो इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है ये सोचना पड़ेगा, और ये थोड़ा कंपैरेटिवली हम इसको हॉट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले. लेकिन ये जो उसी में सेम मिलता जुलता जो क्वेश्चन है उसमें आपको सारा कुछ पूछा हुआ है, क्या क्या दे मतलब जो पूछ रहा है वो आप दे देंगे, काम खत्म है ना. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन. ये भी दिल्ली 2013 में आया है. देन दिल्ली 2010 में क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, व्हेन वाज इट कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन. ये 2010 का है. एंड देन in 2008 also there is question from in Delhi, and this is the question, what was the states reorganization commission, what were its important recommendations. ये सारे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आए हुए हैं, तो 6 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो पहला क्वेश्चन है उसको ही मैं लिख रही हूँ और उसी को ध्यान में रख के हम लोग आंसर करेंगे, उसमें सारे कवर हो जाएंगे, सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी. सो द क्वेश्चन इज हाउ डिड the reorganization of states take place in India after its independence. So this question came in All India 2014, और इसी तरह के कुछ मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो दिल्ली 2013, 2014, 2010, 2008 में आए हुए हैं. तो ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है. ओके तो ये हमारा दिल्ली 2014, 2013, 2010, देन 2008, इन सब में ये आया हुआ क्वेश्चन है. तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग टिल डेट. आज तक का जो भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें आपको इंक्लूड करना होगा. इसमें सबसे पहला हमारा कहाँ से आंसर स्टार्ट होगा? आंसर स्टार्ट होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ी. बिकॉज हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, दो दे हैव प्रोमिस्ड that it will be your introduction है ना, that the national leaders have promised that after the independence the country will be reorganized on the basis of language. That will be the natural boundaries of the states है ना. And everything was decided before independence कि ऐसा ही होगा.
but actually at the time of independence some situations were such like partition. Because of partition, so much violence was taking place. Other than that, the problem of integration of princely states were also there. So because of these problems, what arose, a kind of fear arose in the mind of our national leaders that country, it may become a very difficult task to make India a united country. So there was a kind of threat on the integrity of the country because of partition-related violence, and because of integration of princely states. This fear was there, and that is the reason what happened, that our national leaders, they did not keep the promise of the formation of states on the basis of language. बिकॉज उनके मन में ये डर आया कि अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे होता है तो वो हमें डिवाइड करेगा, इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम आएगी. तो दैट इज द रीजन. तो इसको आपको इंट्रोडक्शन में बहुत लेंदी नहीं देना है, इसको एकदम जिस्ट में करके देना है. जिस्ट में हम ये देंगे, इंट्रोडक्शन हम देंगे. क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि why the promise was not kept by the national leaders because of partition and integration of princely states. ठीक है. So the introduction will, ये आपको लिखना है उसमें, है ना, why the states were not organized on the basis of लैंग्वेज. ठीक है. ये क्यों हुआ, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया. एंड नाउ योर क्वेश्चन विल स्टार्ट कि बिकॉज द स्टेट्स वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट हैपेंड दैट देयर अरोज द डिमांड for the formation of states on the basis of language, and this demand started. So the first protest against this decision of national leaders started in the Telugu speaking area of old Madras province. पहले क्या था, मद्रास प्रोविंस था. मद्रास प्रोविंस के अंदर तेलुगु बोलने वाला जो रीजन था, वहाँ पर से ये डिमांड उठती है. और ये जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें आज का तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स आते हैं, आंध्रा का पार्ट्स है, केरला और कर्नाटक के पार्ट्स सभी इसमें इंक्लूडेड थे. ठीक है. तो ये जो मद्रास प्रोविंस में पड़ता था तेलुगु स्पीकिंग रीजन, वहाँ से ये डिमांड स्टार्ट होती है, जिसको कि हम विशाल आंध्रा मूवमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है. ये मूवमेंट विशाल आंध्रा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो आंध्रा की जो डिमांड हो रही है वो कहाँ से हो रही है. तेलुगु स्पीकिंग रीजन है ऑफ मद्रास प्रोविंस, जिसमें कि कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड है. आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के सारे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड थे. तो यहाँ से डिमांड उठती है. और ये था कि इनकी डिमांड क्या थी, व्हाट वाज द डिमांड. डिमांड था कि एक सेपरेट आंध्रा होना चाहिए उनका, जो कि तेलुगु स्पीकिंग बोलने वाले लोगों का हो. मतलब सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे ही इसका फॉर्मेशन की बात की गई थी. ठीक है. तो मद्रास प्रोविंस से अलग होकर के जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, उनका एक आंध्रा प्रोविंस बनना चाहिए, उनकी ये डिमांड थी. और जितने भी आंध्रा रीजन में पॉलिटिकल फोर्सेस थे, वो सभी यही चाहते थे कि इसी लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो. और ये मूवमेंट जो था वो काफ़ी आगे बढ़ा. इसमें एक नाम आपका आता है पोटी श्रीरामुलु का, जो कि कांग्रेस लीडर थे और बहुत ही बड़े गांधीयन थे. और उन्होंने इस अपने डिमांड को रखा, और इसके पीछे उन्होंने इंडेफिनिट स्ट्राइक फास्ट भी किया था. और इस फास्ट के कारण वो डेथ भी हो जाते हैं. 56 डेज का उनका फास्ट होता है. फास्ट के कारण डेथ हो जाता है.
तो उनका जिक्र आना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पोटी श्रीरामुलु। ओके, तो ये जो इनके कारण इनके डेथ के बाद क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो काफ़ी वायलेंट हो जाती है, और आंध्र रीजन में काफ़ी वायलेंस होता है, और यहाँ तक कि लोग बिल्कुल सड़कों पे आ जाते हैं। इतना ही नहीं, ये भी होता है कि जो लेजिस्लेटर्स थे उस रीजन से, तेलुगु स्पीकिंग रीजन से, दे स्टार्टेड रिजाइनिंग फ्रॉम देयर पोस्ट। तो आखिर में इस तरह का जो माहौल क्रिएट होता है उसके कारण प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको अनाउंस करना पड़ता है सेपरेट आंध्र स्टेट के फॉर्मेशन का इन दिसंबर 1952। सो इस मूवमेंट और ये जो पोटी श्रीरामुलु के कारण सारे कुछ जो होती हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बन जाता है। दिसंबर 1952, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब क्या होता है कि अगर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन वाज नॉट द एंड ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, एक्चुअली इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज जब एक आपने आंध्रा के रीजन को, आंध्रा के डिमांड को मान लिया, तो फिर क्या हुआ? फिर और भी सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो लैंग्वेज को लेकर के डिमांड हो रही थी वो बढ़ जाती है ना। और इस तरह से डिमांड जब बढ़ती है, गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, तो अब गवर्नमेंट के सामने क्या रास्ता है कि वो कैसे इस प्रेशर को टैकल करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन उसने अपॉइंट कर दिया 1953 में, जिसके लिए आपके सेपरेट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है इंट्रोडक्शन के बाद। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा यही हो गया, स्टेट्स सेटिंग अप ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। में, ठीक है। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या काम दिया जाता है? कमीशन जब भी बनती है तो उसमें एक तो जो मेंबर्स होते हैं दे आर एक्सपर्ट, ठीक है। यू मस्ट, मतलब ये चीजें अगर ध्यान में रहेंगी तो आपके लिए आसान होगा। कमीशन जब भी बनती है तो उसमें एक एक्सपर्ट को रखा जाता है, छोटा बॉडी होता है, ज्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं, और इनको एक पर्टिकुलर काम असाइन किया जाता है। तो जैसे कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बनी, उसका ये काम था कि वो देखे कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज है क्या उसको रीड्रॉ करने की जरूरत है ना। तो व्हाट असाइनमेंट वाज गिवन टू दिस कमीशन, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। एंड ये अलग भी सेपरेटली क्वेश्चन भी आता है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये इस तरह के आ सकते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस दिस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप। तो उसमें आपका वही आंसर होगा, टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कमीशन ने अपना काम किया एंड देन इट गेव इट्स रिपोर्ट। एंड व्हाट वाज इट्स रिपोर्ट, व्हाट वाज द recommendation? Now the third point is recommendation of the commission. What was the recommendation of the commission? यही recommendation था कि जो states हैं उनका बाउंड्रीज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज के बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसे बाउंड्रीज बनानी चाहिए, स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने की जरूरत है, और इस तरह से रीड्रॉ हो कि उनका जो बाउंड्री है, स्टेट का जो बाउंड्री हो, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाउंड्री को रिफ्लेक्ट करे,
ठीक है। और इसी रिकमेंडेशन जो थी उसको देखिए, ये इट शुड बी क्लियर टू यू दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो द रिकमेंडेशन, है ना। ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। इस केस में हमने देखा कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसी के बेसिस पे हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है। ये एक्ट कौन सा है? 1956, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, बिकॉज योर क्वेश्चन इज कि इंडिपेंडेंस के बाद से जो भी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज नॉट द एंड, है ना। यहाँ पर हो गया 14 स्टेट्स बन गए, 6 यूटीज बन गए। इसके बाद भी बहुत सारे मेजर चेंजेस जो हैं वो आते हैं, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। लाइक इसमें हम देखेंगे कि 1956 के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए, लाइक 1960 में बॉम्बे जो है वो 2 पार्ट में बट गया, बाइफर्केशन ऑफ बॉम्बे होता है, महाराष्ट्र और गुजरात बन जाता है। इसी तरह से 1966 में ये महाराष्ट्र और गुजरात भी जो बना वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बना था, है ना। इसी तरह से 1966 में पंजाब और हरियाणा बन जाता है, पंजाबी बोलने वाले पंजाब और हरियाणा जो है वो हिंदी बोलने वाले, पंजाब एंड हरियाणा। इसी तरह से अगर आगे हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए इन द ईयर 1972। जैसे कि हम देखेंगे कि मेघालय जो है वो असम से उसको निकाल दिया जाता है। देन मणिपुर और त्रिपुरा भी इसी ईयर में 1972 में ही सेपरेट स्टेट बन जाते हैं। तो 1972 में तुम्हारे आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इम्पॉर्टेंट है। मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और इसके बाद हम देखते हैं कि और भी चेंजेस फिर भी आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम देखें तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बनकर आते हैं सामने स्टेट के फॉर्म में। देन 1963 में ही नागालैंड भी एक स्टेट बन गया था। तो नॉर्थ ईस्ट का जो है उसको आप एक पॉइंट के अंदर यू कैन कीप इट इन 1 पॉइंट कि 1987 में अरुणाचल और मिजोरम। Are you able to see na? 1987 मिजोरम एंड अरुणाचल, और 1963 में नागालैंड। इस तरह से स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो चल रहा है। इसके बाद एक मेजर जो चेंज आता है वो 2000 में आता है, जबकि बिहार 2 पार्ट में बढ़ जाता है, झारखंड और बिहार हो गया। देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एंड देन यूपी में उत्तरांचल। तो ये 3 नए स्टेट्स जो हैं उसका फॉर्मेशन होता है इन द ईयर 2000। तो 2000 में 3 न्यू स्टेट्स आते हैं, उत्तरांचल, देन छत्तीसगढ़, एंड द लास्ट वन इज झारखंड। और फिर से हम देखते हैं कि 2016 में फिर एक नया स्टेट बनता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश बाइफरकेट होता है, तेलंगाना और
आंध्रा में। और फिर से 2019 में हम देखते हैं कि फिर से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या हो जाता है, स्टेट से वो यूटी बन जाता है ना। और इस तरह से आज के समय में एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। ठीक है, तो दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, समथिंग विच इज फाइनल कि अब इसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं ना, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज always going on, because in some part of the country there is always demand for a separate state, like अगर हम देखिए जो वेस्ट बंगाल है, गोरखालैंड की मांग होती है ना। तो इसी तरह से यूपी में अगर देखें तो पूर्वांचल की डिमांड है। तो ये डिमांड्स कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हाँ रीऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीट नाउ। इस तरह की जो जिसको हम कहेंगे लैंग्वेज के बेसिस पे जो एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के, इट कैन नॉट बी सप्रेस्ड। कभी भी आप इसको पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये हो गया, अब नहीं होगा। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलती रहती है। तो आपका इसमें कंक्लूजन यही होगा कि इट इज नॉट द फाइनल समथिंग विच इज फाइनल, it's an ongoing process, it's a continuous process. There are still demands for a separate state, like from for the formation of Gorkhaland and for the formation of Purvanchal. So that will be your conclusion, है ना। तो इस तरह से ये आपका एक कंप्लीट आंसर होगा। थोड़ा लेंदी हो जा रहा है ये आंसर, इसमें जो चीज़ें हैं उसको काफ़ी ब्रीफ में देने की जरूरत है, बिकॉज अगर हर चीज़ को आप बहुत लेंदी में देंगे तो आंसर काफ़ी आगे भागेगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से रिलेटेड है कि क्यों बना, उसके रिकमेंडेशन क्या थे और क्या किया गवर्नमेंट ने उसके रिकमेंडेशन को, माना तो कैसे माना, तो उसमें बस आपको 1956 तक का ही देना है, जो कि उसके रिकमेंडेशन को मानते हुए 1956 का एक्ट बना और उसके अकॉर्डिंगली 14 स्टेट्स एंड 8 यूटीज बने, 6 यूटीज बने, बस वहीं तक देना है ना। उसके बाद कंक्लूजन में आप देखोगे कि अभी भी चल रहा है ये प्रोसेस, एक दो एग्जाम्पल के साथ आपका काम खत्म। बट अगर जो क्वेश्चन हमारा था कि इंडिपेंडेंस के बाद से आपको कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो बताना है, तो ये काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी होगी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1947 एंड इट विल एंड टिल दिस 2021, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है तो बस वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो फिर आगे करना होगा उसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन दिल्ली 2016, ये हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। द क्वेश्चन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। The accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. Justify the statement with any suitable any three suitable arguments. So first of all you need to understand the question. Okay, पहले तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें कोई फैक्ट्स देने की जरूरत नहीं है। It's an understanding based question. The question is the accommodation of regional demands and formation of linguistic states were seen as more, were also seen as, were
also seen as more democratic, है ना. So justify the statement with three suitable argument. है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि जब हम रीजनल डिमांड्स को एकोमोडेट करते हैं और लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो एक्चुअली इट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेप. वी हैव डिस्कस्ड दिस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर. ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मैंने कि अकोमोडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी कंप्लीटली क्लियर इन योर माइंड व्हाट डू वी मीन बाय अकोमोडेशन. अकोमोडेट करना, लाइक मैंने एक एग्जांपल देके बताया था. बेंच है, बेंच पे दो लोगों के बैठने की जगह है, बट एक तीसरा आदमी वहां पर है, वो खड़ा है क्योंकि बेंच में दो ही लोगों के बैठने की जगह है. इट्स नॉट लाइक दैट कि दो लोग ही बैठ सकते हैं. थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट हो जाए, थोड़ा हर लोग अगर प्रॉब्लम पेन लेने के लिए अगर तैयार हो तो वो तीसरा बंदा भी बैठ सकता है ना. हम लोग ये करते हैं, जैसे एक सीट में एक ही लोग के लिए है, बट थोड़ा एडजस्ट करके दूसरे को भी उसमें बैठा लेते हैं अगर सीट की कमी है या कुछ इस तरह की कुछ डिमांड है, कुछ नीड है. तो दिस इज एकोमोडेशन कि जो एडजस्टमेंट है ना, हम सबको लेकर चलने वाली जो चीज़ है. दो लोग बैठे हैं, एक लोग खड़ा है, ये अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो सबको बैठना चाहिए, है ना. तो हमने उनको भी बैठा लिया. दिस इज एकोमोडेशन. तो जब हम रीजनल डिमांड्स को एकोमोडेट करते हैं, जो डिफरेंट रीजन से डिमांड उठ रहे हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन का जब डिमांड उठ रहा है, उसको हम सप्रेस नहीं कर रहे हैं. उसको चाहे तो गवर्नमेंट के पास बहुत, गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, इट कैन सप्रेस द डिमांड वेरी इजीली. But instead of suppressing that regional demand, what is done by the government, that it is ready to accommodate. The people are ready to accommodate. That is the most important thing. Government suppress नहीं कर रही है और लोग जो है वो accommodate करने के लिए तैयार हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट इस तरह का फैसिलिटेट कर रही है उस accommodation को. बिकॉज अगर गवर्नमेंट सप्रेस करेगी तो लोगों का accommodation चाहने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा ना. तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है अकोमोडेशन को एंड उसका रास्ता दिखाती है लोगों को और लोग उसको अकोमोडेट कर रहे हैं. तो जब हम रीजनल डिमांड्स को अकोमोडेट करते हैं और लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो एक्चुअली ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब अपना शासन, जनता का शासन. तो जहां पर जनता की डिमांड्स को अनदेखी की जाएगी, सप्रेस किया जाएगा, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगा, है ना. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है. डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो लोगों के डिमांड्स हैं वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, है ना. अगर लोग चाहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन हो तो उनके वो डिमांड पूरे होने चाहिए. अगर वो डिमांड पूरा नहीं हो रहा है और लोग प्रोटेस्ट उसके लिए कर रहे हैं, काफी जैसे विशाल आंध्रा मूवमेंट ही हमारा हुआ, लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, आखिर में गवर्नमेंट को मानना पड़ा. अब उसमें गवर्नमेंट मान गई, बहुत अच्छी बात है. ऐसा भी हो सकता था कि गवर्नमेंट उसको ब्रूटली सप्रेस करती, बहुत ज्यादा पावर के साथ उसको सप्रेस कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया. और ये इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और भी एक पर एक डिमांड आते गए, बट इससे हमारी डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं हुआ. जो डर था हमारे लीडर्स के दिमाग में कि इफ वी फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, it may cause danger for the integrity and unity of the country. That fear was meaningless. We have proved this. है ना. हमारा जो 70 years का एक्सपीरियंस है, हमने इतने सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे, उससे हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल भी वो नहीं हुई है, कमजोर नहीं पड़ी है. तो इन्हीं चीजों को हम आर्ग्यूमेंट्स में सम अप करेंगे कि एक पॉइंट्स बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिसको कि आपको एलाबोरेट करना होगा.
So our first point should be India is a large and diverse country a country which is full of diversity, like our country, there must be feeling of accommodation. Then only democracy can be a success. Other than if the people are not having this feeling of accommodation, then the democracy will not be real. तो पहला पॉइंट हमारा इंडिया की अपनी लार्ज उसका होना और डाइवर्स होना, दैट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ दिस. And then we can say that the democracy is we can say one of the most important element of democracy is negotiation, है ना. तो जब भी रीजनल एस्पिरेशंस आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिमांड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड आ रही है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है? इट इज नॉट सॉल्व थ्रू सप्रेशन, है ना. निगोशिएशन, बातचीत करके इसको सॉल्व किया जा रहा है. तो दैट इज डेमोक्रेसी. यही तो डेमोक्रेटिक चीजें होती हैं, है ना. एंड वी कैन राइट इन द थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा, वो होगा हमारा 70 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ 70 इयर्स. वी आर द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कंटिन्यूसली बन रहे हैं, हमने देखा. एंड आवर डेमोक्रेसी हैज नॉट बिकम वीक. एक्चुअली वी आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी. तो हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये डेमोक्रेसी के रास्ते में या यूनिटी के रास्ते में कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनती है. तो इसी के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है. ये 3 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने होंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.